तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। कुछ रेशियो निकालना आना चाहिए, थोड़े परसेंटेज निकालने आने चाहिए और सवाल वाला टैक्स क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है वो करना है। तो इस वीडियो के अंदर जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे भाई इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं, उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये वीडियो के अंदर मैं सिर्फ तुमको ये चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है ये समझाता हूँ। अगर तुमको सिर्फ एक्सरसाइज समझनी है तो तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्किप कर सकते हो। जब तक के लिए नहीं समझनी एक्सरसाइज, जल्दी से पहले कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले ये वीडियो पूरी देखना। ठीक है। पहला टॉपिक होगा हमारा रेशियो। क्या होगा? रेशियो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सबसे पहला टॉपिक होता है रेशियो। पहले चैप्टर का मतलब समझा देता हूँ कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है। कंपेयर करना मतलब तुलना करना, क्वांटिटी मतलब किसी चीज की जैसे किलो, ग्राम, लीटर, एमएल, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। तो किसी दो चीजों की तुलना करने को हम कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। समझ आया? जैसे रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब किस में आता है? क्वांटिटी को कंपेयर करने के अंदर आता है। तो देखो रेशियो, सबसे पहले टॉपिक क्या था हमारा? रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? समझो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ बैट्स। मेरे पास बैट 14 बैट्स हैं और 14 बैट्स के लिए मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स 21 है। ठीक है। तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 14 डिवाइड में 21। क्या दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 2 अपॉन में 3 बनेगा। रेशियो क्या आएगा? 2:3। ये इतना आसान है रेशियो निकालना, बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत कुछ नहीं करना है। जो तुम्हें खाली से पूछेगा कि किसके रेशियो में किसको निकालना है। अगर वो ऐसा पूछे कि रेशियो फाइंड करो बैट टू बॉल्स, तो बैट को हमेशा रखोगे ऊपर, बॉल्स को रखोगे नीचे। पर अगर वो उल्टा कर दे, वो पूछे बॉल्स टू बैट, तो बॉल्स ऊपर, बैट नीचे, करके क्या आएगा? 3/2। तो रेशियो बनेगा 3:2। समझे बात को? सवाल आसान है, खाली समझना क्या है, रेशो में जो चीज पहले बोली है उसको ऊपर, जो चीज बाद में बोली 2 के बाद बोले उसको नीचे, और डिवाइड करना है। कोई ना कोई सेम सेम टेबल से जाना चाहिए। किसकी टेबल से जाना चाहिए? सेम। अगर ऊपर 2 से काट रहे हो तो नीचे भी 2 से ही काटोगे। इतनी बात समझ आई? अलग अलग नंबर से मत काटना, रेशो गलत आएगा, आंसर गलत आएगा, नंबर चले जाएंगे। फिर मेरे कमेंट बॉक्स आके मत लिखना सर नंबर कट गए, ये भी भैया नंबर कट गए। समझे बात को? तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है परसेंटेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज तो हम सब जानते हैं क्या होते हैं, जो हमें अपने एग्जाम में मिलते हैं कि भाई 72% आए, 80% आए। ये सब परसेंटेज एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सब जानते हैं कैसे होता है। फिर भी एक बार समझाता हूँ। समझो एक शहर है, ये सिटी है। सिटी के अंदर 40% लोग लड़कियां हैं और 60% लोग लड़के हैं। समझे बात को? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज इन अ सिटी, इन अ सिटी कितने हैं? 40%। कितने? सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स तो मान लो 60% है। ये बेटा एकदम उसके ऊपर है, इमेजिनेशन में बता रहा हूँ, कोई ऐसे सीरियसली मत जाना। ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ सिटी कितनी है? 40% है। दोनों मिलकर कितना परसेंट बनाते हैं? 100% बनाते हैं। समझ आया? परसेंटेज क्या है? किसी कंपैरिजन में समझो पूरा पिज्जा का स्लाइस होता है ना, उसके पार्ट्स होते हैं कि ये 25%, ये 25। समझो ये पिज्जा है, इसके 4 पार्ट है। तो ये 25% का है, ये 25% का है, ये 25% का है और ये भी 25% का है। समझे मेरी बात को? परसेंटेज क्या है समझ आ गया? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक है किसी नंबर का परसेंटेज निकालना। कैसे समझो? मैं बोलता हूँ 50% निकालना है मेरे को। किसका? 250 का। किसका? 250। 250 का मेरे को क्या निकालना है? 50% निकालना है। मतलब 250 जितना टोटल है ना, इसमें से इसका 50% कितना होगा ये बताना है। तो कैसे करेंगे देखो, 50 परसेंटेज को हटा के नीचे क्या ले आओगे? 100। परसेंटेज है ना, उसको नीचे क्या लगाओगे? 100। ऑफ की जगह लगाओगे मल्टीप्लाई और साथ में क्या आ जाएगा? 250। देखो जीरो से जीरो कट गया है ना। 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 1 2, 2 25 50। तो क्या बचा? 25 इंटू में 5। कितना आंसर आएगा? 5 5 25, 5 2 10, 125 हमारा क्या आएगा आंसर? ओ सॉरी, गलत किया।
5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 12। अरे सही तो किया, 125 क्या आएगा हमारा आंसर। तो 250 का हाफ कितना होता है, 125 होता है। समझ आई मेरी बात। एक और नंबर लेता हूँ बहुत आसान सा, समझे, एक नंबर लेता हूँ 72% ऑफ 25, 72%, 25 का कितना होगा। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि परसेंटेज टू हटा के नीचे क्या ले आओगे 100, ऑफ को हटा के लगाओगे मल्टीप्लाई और 25 की जगह 25। कुछ कर सकता है, 25 के टेबल में 100 आता है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, क्या 4 के टेबल में 72 आता है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4, बचेगा 3, नीचे आएगा 2, 4 8 जा 32, तो हाँ आता है, ये कट जाएगा कितने पे 18 पे, तो आंसर कितना आया 18। समझे बात को। खाली इतना ध्यान रखना कि जब भी दो फ्रैक्शन बनाओगे तो ये वाला नंबर इससे डिवाइड ही करेगा और ये वाला नंबर इससे हमेशा मल्टीप्लाई करेगा, तो कभी इसको इससे मत काट देना, हमेशा नीचे वाले से ही बाजू वाले को काटना। समझ आई मेरी बात। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, जैसे समझो तुमने आज एक बाइक ली, समझो उसको तुमने ली 20,000 में, अब 2 साल बाद जाके उसकी वैल्यू 20% से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हुई ये पता करना है। समझो एक बात को, मैंने बाइक की वैल्यू कितने में ली थी, मैंने बाइक 20,000 में ली, 2 साल बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, क्या हुई डिक्रीज हुई, कितने परसेंट से 20% से, तो उसके अब 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है ना। तो क्या करूंगा, देखो 20,000 का मैं निकालूंगा 20%, समझे बात को, परसेंटेज को हटा के क्या लिया नीचे में 100, तो 0 से 0 कट गया, तो देखो 2 2 का क्या होता है 4, साथ में 1 2 3 0, 1 2 3, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू 4,000 रुपए से कम हो जाएगी, वो 4,000 रुपए की नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 4,000 रुपए से कम, मतलब 20,000 में से मैं 4,000 क्या कर दूंगा माइनस, मतलब 2 साल बाद उसकी वैल्यू आएगी 16,000। इसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करना। अगर इंक्रीज हो क्या हो इंक्रीज, समझो इसी सवाल में चेंजेस करता हूं, मैंने बाइक ली 20,000 में, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्या हो गई इंक्रीज हो गई 20% से, तो कितने रुपए से बढ़ी वो 4,000 रुपए से बढ़ेगी, इतनी बात समझे, कितने रुपए से बढ़ेगी 4,000 से वो वैल्यू इंक्रीज होगी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4,000 रुपए की बन गई, नहीं नहीं, हमको ये 4,000 रुपए उसकी वैल्यू के अंदर जोड़ने हैं। मतलब समझो 20,000 में लिया था मैंने, कितने में 4,000 और जोड़ दूंगा, तो अब उसकी 2 साल बाद कितनी वैल्यू हो गई 24,000 उसकी वैल्यू हो गई। तो इंक्रीज और डिक्रीज में क्या है, कुछ नहीं करना, तुमको जो वैल्यू दी है उसका परसेंटेज निकालो, अगर डिक्रीज है तो माइनस करो, इंक्रीज है तो प्लस करो। समझ आई मेरी बात। अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट ये सब लोग बहुत फेमिलियर है, खासकर लेडीज लोग, जितनी भी गर्ल्स है ये सब लोग ये जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। लड़कों से कभी डिस्काउंट किया ही नहीं जाता है, हम जाते हैं भैया 200 का है, वो बोलेगा बोले ठीक है दे दो, लेकिन वो लेडीज मम्मी के साथ एक बार कभी जाना, 200 की चीज अगर तुम्हें 150 में ना मिलाए दिलाए तो नाम बदल देना। भाई कुछ ना कुछ करके ऐसा जादू होता है इन लोगों में कि ये लोग वैल्यू एकदम कम करा देते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट का एग्जांपल और बताऊं तो दुकान पे जाओगे तो सेल चल रही है, ठीक है, सेल जब चलती है तो तुम देखते हो कि 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, ये वही डिस्काउंट की बात हो रही है। समझो एक आर्ट है, कोई पेंटिंग है जिसको मैंने 5,000 रुपए में वैल्यू उसकी कितनी है 5,000 उसकी एमआरपी है, कोई सेलर है वो डिस्काउंट देता है, क्या देता है मेरे को डिस्काउंट 5% का, कितने परसेंट का 5%, मतलब बोले आप 50,000 5,000 की पेंटिंग है ना, आप 5% डिस्काउंट ले लो। तो डिस्काउंट किस पे निकलता है हमेशा, मार्क एमआरपी पे निकलता है, मार्क्ड प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट निकलता है। ये चीज याद रखना, कभी भी सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट निकलता नहीं है, जितने में तुम बेच रहे हो उस पे डिस्काउंट नहीं आता, जितने में तुम वो कर रहे हो क्या बोलते हैं एमआरपी है ना उस पे डिस्काउंट आता है। तो देखो 5,000 का पहले तो निकालेंगे हम 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 5 से हुआ 25, साथ में आ गया 0, तो कितने रुपए का डिस्काउंट लगेगा 250 का डिस्काउंट लगेगा ना, मतलब 5,000 रुपए में से 250 रुपए क्या हो जाएंगे मेरे माइनस, देखो माइनस करके देख लो 5,000 माइनस 250, ये बन जाएगा 499
सॉरी 10, ये 0, 10 में से 5 है 5, 9 में से 2 है 7, 4। हमको अब नई पेंटिंग कितने पड़ेगी 4750। ये आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है। क्या है? आफ्टर डिस्काउंट। तो हमेशा एक चीज याद रखना, डिस्काउंट क्या करोगे हमेशा माइनस, डिक्रीज क्या करोगे माइनस। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है जीएसटी टैक्स। ठीक है, अब हम टैक्स निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टैक्स। टैक्स यानी तुम जैसे देखो, तुम कोई रेस्टोरेंट में खाने गए तो तुमको वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी देना पड़ता है, 13% 13 रुपए का पड़ता ही। तो जो तुम्हारा एक्चुअल बिल होता है ना, उसके अंदर वो अमाउंट प्लस हो जाता है। वो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। वो अमाउंट फिर बाद में जाके गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, वो कोई ओनर नहीं रखता है। तो टैक्स क्या होता है? जितना भी तुम्हारा प्राइस है, जितना भी तुम्हारा वैल्यू है किसी भी चीज का, उसके अंदर टैक्स क्या होता है? प्लस होता है, मतलब इंक्रीज होता है। तो टैक्स यानी समझो, उसको तुम्हारे यहाँ पे दो नाम आएंगे। एक तो आएगा जीएसटी पूरे चैप्टर में, एंड वैट, एक आएगा वीएटी। ये दो नाम होंगे ना, तब तुमको क्या करना है? हमेशा परसेंटेज को प्लस करना है, टैक्स को प्लस करना है। तो कैसे करोगे? समझो एक वैल्यू है, कोई चीज समझो, मैंने एक फोन लिया। क्या लिया? फोन। उसकी वैल्यू 16,000 है। कितनी थाउजेंड है? 16। उस पर जीएसटी लगता है 18% का। नहीं, 18% का तो नहीं लगेगा, चलो हम मान के चलते हैं 12% का। तब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पहले तो 16,000 का हम क्या निकालेंगे? 12%। कि 16,000 में 12% जीएसटी लगेगा। तो कट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 160 इंटू में 12 करो। तो 160 इंटू में 12, 2 जीरो का 0, 2 6 12, 2 1 2 प्लस 3 320, 0 6 1, तो 0 2 9 1। कितना रुपीस का टैक्स आएगा? 1920 रुपीस हमको टैक्स अमाउंट देना है। मतलब हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना आएगा? 16,000 में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 19,000 ओ 1920। तो इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूं, 0 में 0 प्लस, 0 में 2 प्लस, 0 में 9 प्लस, 1 में 7 1। कितना है? 17,920 रुपए का अब मुझे मोबाइल पड़ेगा। समझ आया जीएसटी क्या होता है? मैं वापस से रिमाइंडर देता हूँ, पूरे चैप्टर लेक्चर में अभी तक क्या किया। रेशियो समझा, परसेंटेज समझा, रेशियो से परसेंटेज निकालना सिखाया, इंक्रीज और डिक्रीज सिखाया। उसके बाद हमने डिस्काउंट सीखा। उसके बाद और क्या सीखा आपने? अभी टैक्स सीखा। अब हम नॉर्मल सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है ये सब जानते हैं। ठीक है, आओ बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है इस लास्ट सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्राइस। क्या है? प्राइस। प्राइस कुछ टाइप के, तो ज्यादा ध्यान से सुनना। पहला होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई सेलर उस चीज को खरीदता है। समझो दुकान वाला है ना, वो भी तो किसी से खरीद के लाता है, वो उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। दूसरी होती है सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहते हैं एसपी, इसको हम कहते हैं सीपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? दुकान वाला किसी सामान को कितने रुपए में बेच रहा है, वो खरीद के लाया, वो सीपी। जो बेच रहा है वो एसपी। समझ आई मेरी बात? इसके बाद और क्या हो सकता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है किसी दुकानदार को? जब वो सेलिंग प्राइस ज्यादा रखे कॉस्ट प्राइस। मैं समझाता हूँ, देखना। मैं समझो मैं एक दुकान वाला हूं, मैंने एक पेंसिल 100 रुपए की खरीदी, लेकिन बेची कितने में? 150 में। तो मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्यों? बिकॉज सेलिंग प्राइस क्या था? मेरा ज्यादा था। समझ आया? प्रॉफिट कब होता है? वैसे लॉस। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस क्या हो? ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से। तो कैसे ढूंढेंगे? देखो समझो, मैंने खरीदा 100 में पर बेचा 150 में। ओ सॉरी, मैंने खरीदा 150 में और बेचा कितने में? 100 में। कितने बेचा? 100 में। तो मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ? 50 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये मेरा क्या निकला? लॉस। मतलब जब आप खरीदते कम ज्यादा में हो और बेचते कम में हो तो हमको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। समझ आई मेरी बात इतनी? अब इसके अंदर एक और चीज है, वो है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा ये चीज, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। हम लोग जब भी कंपनीज में जाते हैं ना, तो ये बहुत होता है कि भैया इस साल इस कंपनी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ऐसे लाइक एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है, परसेंटेज बताता है। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं? तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट हुआ पूरे साल में, उसको डिवाइड कर दो सीपी से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट हुआ बेचने पे,
तुम्हारा जितना भी तुमने खरीदा था उस प्रोडक्ट के, उसको उससे डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। वैसे लॉस में होगा, लॉस में भी सेम, ऊपर आ जाएगा लॉस, नीचे सीपी डिवाइड में, इनटू में 100। ये सिंपल सी चीज है जो इस चैप्टर में करनी है। प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट वाला वापस से समझ लेते हैं, प्राइस वाला। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो हम लोग सामान खरीद, ऐसा दुकानदार, समझो मैं दुकानदार हूँ, तो मैं जो सामान किसी से खरीद रहा हूँ तो वो क्या है मेरे लिए, कॉस्ट प्राइस। मैं दुकानदार हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ किसी कस्टमर को, तो वो क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर मैं बेच ज्यादा में रहा हूँ खरीदने के दाम से, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर मैं बेच कम में रहा हूँ खरीदने के दाम से, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। समझे। दूसरा चीज क्या बचा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100। लॉस भी सेम ही रहेगा, बस प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस। समझ आई मेरी बात। देखो अब जो लास्ट का जो दो टॉपिक बचे हैं वो क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड एक्चुअली में, सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारी बुक में बहुत ज्यादा पूछा गया है, रेदर देन कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन करने में बहुत टाइम लगता था उसको करने में, तो इसलिए इस टॉपिक को हटा दिया। और मैं उसको तुमको अभी समझाऊंगा इस इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है, कैसे होता है, तो जरा ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि समझो, मैंने किसी से एक अमाउंट लिया, मेरे दोस्त से मैंने अमाउंट लिया 500 रुपए लिए उधार पे। उसने मेरे को बोला भाई मैं देखो 5% का इंटरेस्ट लगाऊंगा। 5% का क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। इंटरेस्ट लगाना मतलब क्या होता है कि मैंने किसी से पैसे लिए ना, उसके पैसे मैं यूज कर रहा हूँ, जब तक मैं यूज करूंगा ना, मैं उसको उसका पैसा वापस, जब तक मैं उसका पैसा यूज करूंगा ना, उसके ऊपर मुझे उसको कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। समझो मैंने टाइम कितने, 2 साल के लिए लिए। वैसे कभी मिलते नहीं है दोस्त से पैसे लेते हैं तो, मेरे तो कभी नहीं आए समझो यहाँ पे मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिए, 500 नहीं चलो 5000 करते हैं। 5000 रुपए उधार में लिए, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 5%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है PRN अपॉन में 100। P मतलब पैसा, कितना हमने प्रिंसिपल, कि हमने कितना उधार में लिया, R मतलब रेट, N मतलब टाइम, डिवाइड में 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 50 इंटू में 25, 25 25 फाइव का कितना होता है, देखो करके देखते हैं। 25 फाइव का होता है हमारा 125। तो 1250 मेरा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, 1250। मतलब अगर मैं किसी इंसान से 5000 रुपए उधार लेता हूं 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद मुझे उसको 5000 तो लौटाने ही लौटाने हैं, उसके साथ ये अमाउंट, मतलब समझो 5000 तो मैं लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी वापस करके दूंगा। कितने का आएगा इंटरेस्ट, 6250। मतलब 2 साल बाद मुझे इतने पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे। समझा। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि तुम्हारा पहला साल था, तुमने इतना जो इंटरेस्ट है ना 5%, वो बढ़ता नहीं है। इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है, बस टेन्योर चेंज हो जाता है। मतलब समझो 3 साल था तो इंटरेस्ट ज्यादा लगता, 4 साल होता तो ज्यादा लगता। समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि समझो, खाली समझाता हूँ, उसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, CI का, सॉरी CI का नहीं, फॉर्मूला होता है अमाउंट का, उसके हिसाब से P1 प्लस R अपॉन में 100 ब्रैकेट में N। ये अमाउंट निकलता है, क्या निकलता है, अमाउंट किसी भी इंटरेस्ट के लिए। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इसका मतलब क्या होता है समझो। पहले साल में मैंने 100 रुपए उधारी ली, इंटरेस्ट लगा 10%, तो मुझे उसको कितने पैसे वापस करने के, 110 रुपए। इस 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है, तो उसको वापस कितने करूंगा, 110। ये पहले साल के लिए था। कौन से साल के लिए था, पहले। अब समझो मेरा दूसरा साल आ गया, तो उसको पैसे वापस नहीं करे, तो अब इंटरेस्ट किसमें लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो 100 वापस से आता, वापस से 110 रुपए देने पड़ते हैं, नहीं। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 110 इधर आ जाएगा और उसके ऊपर 10% लगेगा। क्या 110 के ऊपर क्या लगेगा, 10%। मतलब 110 का 10% कितना होता है, 120 नहीं होता, पहले बताता हूँ, गलत मत कर देना। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 11 रुपए होता है। मतलब 110 में मैं क्या जोड़ दूंगा, 11, तो आएगा 122। अब मुझे दूसरे साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 122। वैसे तीसरे साल के लिए अगर मैं दूसरे साल में पैसे नहीं देता हूँ, तीसरे साल में आता हूँ, तो अब इंटरेस्ट 122 रुपए पे लगेगा। इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है ना वो बढ़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या था कि तुमको जितने साल का दिया ना, इस सिंपल फॉर्मूले में वो टाइम डालो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तुमको हर साल का कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई 100 रुपए लिए 10% इंटरेस्ट, तो तुम मेरे को पहले साल में कितना दोगे, 110। अगर तुमने 110 रुपए वापस नहीं किए पहले साल में, दूसरे साल में इंटरेस्ट 110 रुपए पे लगेगा, इंटरेस्ट वही रहेगा लेकिन दाम बढ़ता जाएगा, फिर ये अमाउंट इधर आया, इसका 10% निकालोगे वो अमाउंट, फिर चौथे साल ये चलता रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैंने खाली समझाया है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।